हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ क्लास 11th मैथ्स का जो हम लोग चैप्टर 8 का प्रश्नावली 8.2 सॉल्व कर रहे थे। उसमें आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 8.2 को। देखिए, इससे पहले 8.1 को प्रश्नावली को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और द्विपद प्रमेय के बारे में भी जान चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हमें क्या पढ़ना है। आज हमें प्रश्नावली 8.2 को पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें जाननी जरूरी है, नहीं तो हम प्रश्नावली 8.2 को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उस बेसिक चीज़ें क्या क्या हैं, देखिए। इसमें पहली बेसिक चीज़ है व्यापक पद। व्यापक पद क्या है? अब व्यापक पद और मध्य पद, यही दो चीज़ दिया है प्रश्नावली 8.2 से पहले। यही दो चीज़ें हमें जाननी है, व्यापक पद और मध्य पद। व्यापक पद मतलब जनरल टर्म और मध्य पद मतलब मिडिल टर्म। अब देखिए, व्यापक पद क्या है। जैसे हम कोई भी द्विपद प्रमेय से विस्तार करते हैं, अगर 5 दिया हो तो 6 पद आते हैं, क्योंकि घात से एक अधिक पद आता है तो उतने बार हमें विस्तार करना पड़ता है। लेकिन हमें अगर कहीं ये पूछ दे कि इसका डायरेक्ट हमें दिया है a+b⁻12, हमें 12 घाते दिया है और पूछा है कि इसका छठवां पद निकालिए, तब तो हमें विस्तार करना पड़ेगा, विस्तार करना पड़ेगा। लेकिन इस व्यापक पद जो जनरल टर्म की सहायता से हम ऐसा कर सकते हैं कि बिना विस्तार के डायरेक्ट हमें वही पद ज्ञात हो जाएगा। इसी व्यापक पद का यही मतलब है। इसमें एक ऐसा फार्मूला है, ये जनरल टर्म एक ऐसा फार्मूला है जिससे हम बिना विस्तार किए किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा फार्मूला आएगा इसमें। देखिए कैसे करेंगे, कैसे उस फार्मूले को जानेंगे, कैसे बनाएंगे। देखिए, जैसे a+b⁻n दिया रहता है, a+b⁻n दिया रहता है, तो हम क्या लिखते हैं, सिग्मा r बराबर 0 से लेकर n तक, n CR a⁻n−r ये होता है उसका, ये होता है द्विपद प्रमेय का सूत्र। ये होता है द्विपद प्रमेय का सूत्र। अब देखिए, इसका अगर हम विस्तार करते हैं तो पहले r का मान बस हम 0 से लेकर और जितना n तक रहता है तो n तक ले जाते हैं। तो अब 0 से n C0 a⁻n, अब a का घटता जाएगा और b का बढ़ता जाएगा, तो n C0 a⁻n प्लस n C1, क्योंकि r का बढ़ता जा रहा है, a⁻n−1, फिर b का एक बढ़ा, n का एक, a का एक घटा, फिर b⁻1 हो गया, प्लस n C2 a⁻n−2 b² हो गया, प्लस ऐसे ही डॉट 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 n तक जाएगा, क्योंकि पदों की संख्या तो n है तो n तक जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है। देखिए, ये पहला पद है, ये पहला पद है। तो देखिए, पहला पद है तो r का मान यहाँ पर क्या है, 0 है। देखिए, पहला पद है तो r का मान 0 है। वैसे ही यहाँ पर देखिए, ये दूसरा पद है, ये दूसरा पद है, ये पूरा, तो ये दूसरा पद है तो यहाँ r का मान क्या है, 1 है। तो दूसरा पद है तो r का मान 1 है। और ये देखिए पूरा तीसरा पद है, तीसरा पद है, तो तीसरा पद है तो यहाँ r का मान 2 है। तीसरा पद r का मान 2 है, मतलब पहला पद है तो r का मान 0 है, दूसरा पद है तो r का मान 1 है, तीसरा पद है तो r का मान 2 है। मतलब जितना पद रह रहा है उससे एक कम r का मान आ रहा है, जितना पद रह रहा है उससे एक कम r का मान आ रहा है। तो मान लीजिए कोई पूछे कि 10वां पद है, r का मान कितना होगा, जितना पद रह रहा है उससे एक कम, मतलब 10 में से एक कम 9 होगा। कोई पूछे कि r का मान, किसी पद में r का मान 12 है, तो वो कौन कौन से नंबर का पद होगा। तो देखिए, जितने नंबर का पद होगा उससे एक कम r का मान होगा उसमें। तो कह रहा है कि r का मान 12 है तो पद एक अधिक हो जाएगा, 13 हो जाएगा। मतलब r और पद में एक हमें संबंध तो यहाँ से मिल रहा है कि जितना पद रह रहा है, जितना पद रह रहा है उससे एक कम r का मान रहा है। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास एक पद मालूम है NCR, जिसमें r का मान r ही है, NCR a⁻n−r b⁻r है। ये हमें एक पद मालूम है जिसमें r है, मतलब r का मान r ही यहाँ पर रखा है। तो उसमें वो चौथा पद किस नंबर का पद होगा, r का मान से एक अधिक होता है तो r+1 होगा। देखिए फिर से देखिए, जैसे तीसरा पद है तो r का मान एक कम है, ये देखिए तीसरा पद है तो r का मान एक कम है, दूसरा पद है तो r का मान एक, तो ये r, ये जब r का मान से एक अधिक हो जा रहा है, मतलब यहाँ r का मान r ही रख दिए, तो इससे एक अधिक वाला पद होगा। तो t टर्म, टर्म मतलब t मतलब टर्म मतलब पद, पद कितना होगा, r से एक अधिक होगा।
क्योंकि यहाँ आर का मान तो जस्ट आर ही हम रख दिए। आर का मान अगर 2 रखते तो पद 2 + 1 3 आता ना। वैसे ही आर का मान यहाँ 4 रखते तो पद 4 + 1 5 आता। मतलब देखिए आर के मान से एक अधिक पद आ भी रहा है, तो ऐसे ही आर की जगह आर ही रख दिया हमने, तो ये पद एक अधिक आ जाएगा r+1। मतलब ये NCR a⁻n−r b⁻r, ये पद इसका चौथा पद होगा r, मतलब r से एक अधिक, ये पद का हमें जनरल टर्म का यही फार्मूला बन गया। अब इसमें n का मान जितना दिया हो, a का मान दिया हो, b का मान दिया हो, और मान लीजिए कहे कि इसमें हमें 15वां पद बताइए, तो अब देखिए 15वां पद कह दिया कोई हमसे बताइए, अब कुछ दिया है हमें और कह रहा है कि 15वां पद बताइए। देखिए 15वां पद कैसे बताएंगे, मतलब जितना पद है उससे एक कम आर का मान होगा, जितना पद है उससे एक कम आर का मान होगा। तो आर का मान 14 होगा, तो इसमें हम आर का मान 14 रखेंगे। तो यहाँ भी 14 रखेंगे, तो 14 + 1 t 15, मतलब पद 15 तो निकल जाएगा। पद 15 आखिर में आ ही जाएगा, किसी भी तरह यहाँ पद 15 तो आ ही जाएगा। तो इस फार्मूले की सहायता से हम बिल्कुल आसानी से निकाल देंगे। अब चलिए चलते हैं आगे। देखिए ये अब दिया है यहाँ पर मध्य पद। अब ये तो हमने जनरल टर्म जो व्यापक पद है, कोई भी पद निकालने का, अब ये निकाल लिया। अब आते हैं मध्य पद। तो मध्य पद एकदम सिंपल बीच वाला पद, मध्य मतलब बीच होता ही है। मध्य पद का है मतलब बीच वाला पद ही, सिंपल भाषा में हम बता सकते हैं कि ये बीच वाला पद हमें कहा है निकालने। अब देखिए कैसे कह रहा है, देखिए ये मध्य पद बीच वाला पद। देखिए अगर हमें दिया है x + y का होल स्क्वायर, तो इसका विस्तार तो हमें याद भी है, क्या होता है x² + 2x + y। तो इसमें मध्य पद क्या होगा, बीच में क्या है 2x, तो ये इसका मध्य पद हो गया, ये इसका मध्य पद हो गया। मतलब मध्य पद मतलब बीच वाला पद। अब देखिए जैसे x + y की घाते 4 दिया है, तो ये 2 इधर से और 2 इधर से छोड़ा, तो बीच वाला पद ये आ रहा है, तो 6x² y² ये इसका मध्य पद हो गया। कितना सिंपल है, अगर बीच में जो आ रहा है वही उसका मध्य पद हो गया, हमने ज्ञात कर लिया। लेकिन अब देखिए अब क्या आ रहा है यहाँ पर दिक्कत, ये तो बीच में आ रहा है, तो इसका मध्य पद तो हमने बता दिया। अब देखिए अगर ये 4 पद ही हो, तो 2 इधर से छोड़ा, 2 इधर से छोड़ दिया हमने, तो बीच में तो कुछ आ ही नहीं रहा है, कोई पद नहीं आ रहा है बीच में। तो अब इसका मध्य पद क्या होगा, कैसे बताएंगे हम इसे। तो देखिए जैसे ये पद की संख्या सम है, जैसे पद की संख्या विषम हो जा रही है, तो बीच में जो पड़ रहा है उसको, तब पद की संख्या जब विषम होगी तो बीच में कोई ना कोई पड़ेगा, तो उसका मध्य पद हो गया। लेकिन जब पद की संख्या सम हो जा रही है, देखिए यहाँ पर 4 है, सम हो जा रही है, तब क्या करेंगे, देखिए जैसे अब तो हम क्या करेंगे, बीच में, अब यहाँ बीच में कोई आता तो एक ले लेते, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो उसके बगल में जो दोनों है ये पूरा मध्य पद हो जाएगा। अब इसमें से बीच में तो कोई है नहीं, तो उसके साइड के दोनों को मिला के ही कर देते हैं, मिला के इन दोनों को कह देते हैं कि ये दोनों ही मध्य पद हैं। तो अब देखिए ये घात यहाँ पर सम है, तो जितना घात रहता है उससे एक पदों की संख्या आती है, उससे एक अधिक पदों की संख्या आती है, तो ये पदों की संख्या 5 है। मतलब जब घात सम रह रहा है तो पदों की संख्या विषम आएगी, जब घात विषम रह रहा है तो पदों की संख्या सम आएगी। जब पदों की संख्या विषम आएगी तो तब तो मध्य पद एक ही हो जाएगा, लेकिन जब पदों की संख्या सम आएगी तब मध्य पद 2 होगा। देखिए यदि यन सम हो, मतलब जो घात है वो सम हो, तो पदों की संख्या विषम आएगी, क्योंकि एक अधिक हो जाएगा। कोई संख्या सम है, जैसे 2 है, तो उससे एक अधिक 3, मतलब विषम होना ही है उनको। घात यन हो तो पदों की संख्या विषम हो जाएगी, क्योंकि एक अधिक बढ़ जाता है। और यदि इसी तरह विषम हो यन का मान, मतलब घात विषम हो, तो पदों की संख्या सम होगी। जैसे देखिए 3 है, तो उससे एक बढ़ जाएगा, तो 4 सम हो जाएगा पदों की संख्या, यही बात है। अब देखिए हम कैसे देखेंगे, यदि पद विषम हो तब क्या करेंगे, यन जो है वो घात है, कैपिटल यन को हम कुल पदों की संख्या मान लेते हैं। ये कितने 5 पद हैं, तो कैपिटल यन बराबर 5, मतलब कैपिटल यन को हम कुल पदों की संख्या मान लिया। तो पदों की संख्या बराबर घात से एक अधिक होता है, तो कैपिटल यन बराबर स्मॉल यन + 1, ये तो होगा, ये हम जानते हैं। अब मध्य पद का हम एक फार्मूला जानते हैं। देखिए मध्य पद का, जिसे जितने भी पद हों, ये देखिए 5 पद दिया है, तो 5 में एक जोड़ के उसका आधा कर दीजिए, तो मध्य पद तीसरा निकल गया था, तीसरा मध्य पद है भी। अगर विषम हो तभी ये काम करेगा, जैसे इसमें 5 थे, विषम है तो क्या कर रहा है, सम के लिए ठीक विपरीत हो जाएगा। तो क्या होगा, देखिए
जब हम विषम मतलब मान लीजिए कि 7 है पदों की संख्या, तो 7 यन की जगह रखेंगे यन प्लस 1, 8, 8/2 4, मतलब चौथा जो पद होगा वो बीच वाला होगा, मध्य पद होगा। कितना सिंपल इसे निकल गया। अब देखिए हम क्या करते हैं कि ये जो यन प्लस कैपिटल यन प्लस 1/2, तो हम इसमें जो कैपिटल यन का मान हमने यहाँ पर निकाला है यन प्लस 1, स्मॉल यन प्लस 1, इसको रख देते हैं तो मध्य पद बराबर क्या आया, स्मॉल यन प्लस 1, अब प्लस 1 ये है प्लस 1/2, तो आया यन प्लस 1/2। ठीक है, स्मॉल यन प्लस 2/2 वहाँ पद, मतलब इतना जो जिस नंबर पे ये पद आएगा वही पद होगा। ये नहीं होगा कि हम यन प्लस 2/2 कर दिए तो मान लीजिए कि पद घात है 4, घात है 4, तभी तो पदों की संख्या विषम होगी। घात है 4 तो 4 प्लस 2 6, 6/2 कितना आया, 6/2 3 आ गया। मतलब जो तीसरा 6 जो मतलब देखिए घात 4 है तो 4 2 6, 6/2 3, तो मतलब जो तीसरा पद होगा वो होगा, ये नहीं कि 3 हो जाएगा मध्य पद, 3 नहीं होगा, तीसरा जो पद होगा। अगर 5 आ गया तो पांचवा जो पद होगा, 6 आ गया तो छठवां जो पद होगा, ये नहीं कि 6 हो जाएगा मध्य पद, जो 6 नंबर पे आएगा वो होगा। इसीलिए यहाँ पर वहाँ पद लिखा है, वहाँ पद इतने नंबर पे जो पद आएगा वो वाला पद मध्य पद होगा। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, यन के बटा में 2 कर देते हैं, 2 के बटा 2 कर देते हैं, तो ये यन/2 प्लस 2/2 1 हो गया, तो यन/2 प्लस 1 वहाँ पद ये होगा। जब पदों की संख्या विषम हो तो ये फार्मूला हम लगाएंगे मध्य पद का। अब यदि पद सम हो तब क्या होगा, यदि पद सम हो मतलब यन बराबर स्मॉल यन बराबर घात, कैपिटल यन बराबर पद, तो कैपिटल यन बराबर स्मॉल यन प्लस 1, कैपिटल यन बराबर स्मॉल यन प्लस 1 होगा, कैपिटल यन बराबर स्मॉल यन प्लस 1 होगा। अब देखिए इसका मध्य पद हम कैसे निकालेंगे। इसके मध्य पद के लिए हम एक दूसरा फार्मूला है, क्योंकि पदों की संख्या यहाँ पर सम है, यहाँ पर पदों की संख्या सम है, तो देखिए इसका कैपिटल यन/2 वहाँ पद और यन/2 प्लस वहाँ पद, मतलब इस नंबर पे जो पद आएगा और इस नंबर पे जो पद आएगा वो वाला हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब सम रहता है तब 2 पद आते हैं, हम जानते ही हैं, पहले देखें जब सम रहता है तो 2 पद आते हैं। तो ये कि इसको हल करेंगे, मान लीजिए कि कैपिटल यन का मान पदों की संख्या सम है तो 4 है, मान लीजिए कैपिटल यन का मान, स्मॉल यन कैपिटल यन में फ़र्क है, तो कैपिटल यन का मान 4 है तो 4/2 दूसरा पद और 4/2 प्लस 1 मतलब तीसरा पद, मतलब दूसरा पद और तीसरा पद हो जाएंगे इसके मध्य पद, क्योंकि सम है तो 2 पद आएंगे, दूसरा पद और तीसरा पद हो जाएंगे इसके मध्य पद। इस फार्मूले में भी हम स्मॉल यन का प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि घात तो हमें सामने दिखता है इसलिए स्मॉल यन रख देते हैं। तो कैपिटल यन की जगह स्मॉल यन रखेंगे तो यन प्लस 1 रखना पड़ेगा, तो यन प्लस 1/2 वहाँ पद और यन प्लस 1/2 प्लस 1 वहाँ पद। तो इसको सॉल्व कर दिए, ये वैसे ही हो गया यन प्लस 1/2 वहाँ पद और ये हो गया यन स्मॉल यन प्लस 3/2 वहाँ पद। ये हो गया, कितना आसानी से एकदम निकल गया। अब देखिए ये हो गया सम पदों का मध्य पद, जिसके सभी पदों की संख्या सम हो तो उसका मध्य पद हम इस फार्मूले से निकालेंगे। विषम का भी हमने बता दिया और शुरुआत में ही आपको जनरल टर्म व्यापक पद का फार्मूला मैं बताया हूँ। अब चलिए चलते हैं प्रश्नावली 8.2 की तरफ। प्रश्नावली 8.2 क्या कह रही है, इसमें पहले दिया है कि गुणांक ज्ञात कीजिए, गुणांक ज्ञात कीजिए, इसमें पहले दिया है गुणांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब सवाल में हमें क्या दिया है, अब पहले जान लेते हैं गुणांक क्या होता है। जिससे अगर 2xy है, अगर 2xy कोई पद है, इसमें कहा जा रहा है कि x का गुणांक, तो x को हटा दीजिए, वहाँ मानिए कि x है ही नहीं, बाकी जितने बचे लिख दीजिए, तो x को हटा देंगे, बचा 2y, तो 2y हो गया x का गुणांक। कोई पूछे y का गुणांक तो y को हटा दीजिए, एकदम सिंपल, जो बचे वो हो गया y का गुणांक, तो 2x बचा तो 2x हो गया y का गुणांक। मतलब जिसका गुणांक पूछे उसको साफ करके जितनी वहाँ पद में बचे वो बता दीजिए कि वही है गुणांक उसका। ये हो गया गुणांक के बारे में। अब देखिए क्या पूछ रहा है हमें, x प्लस 3 की घाते 8। अब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा जनरल टर्म, देखिए एकदम क्लियर हो जाएगा। x प्लस 3 की घाते 8 में x की घाते 5 का गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये दिया है हमें, इसमें x की घाते 5 का हमें गुणांक ज्ञात करना है।
तो पहले हम जनरल टर्म का फार्मूला ही लिख देते हैं। तो टी आर प्लस वन बराबर एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, ये होता है हमारा जनरल टर्म का फार्मूला। अब यहाँ पर देखिए इसका हमें ज्ञात करना है, तो इसमें एन का मान 8 है तो एन बराबर 8, ए का मान यक्स है तो ए बराबर यक्स, बी का मान 3 है तो बी बराबर 3 हो गया। अब देखिए यक्स का कहते 5 है तो ए का मान ही यक्स होगा, ए का मान ही यक्स होगा। इसका मतलब उस पद में यहाँ पर जो ए की घाते एन माइनस आर दिया है, यहाँ पर यक्स की घाते 5 आना चाहिए, तभी ना गुणांक हम ये और ये करके गुणांक बता देंगे उसका। मतलब उस पद में जितना भी पद हो उसकी यहाँ पर क्या आना चाहिए, यक्स की घाते 5 आना चाहिए। इस ए की घाते एन माइनस आर की जगह यक्स की घाते 5 आना चाहिए, तो इसको यक्स की घाते 5 के बराबर कर देते हैं, क्योंकि वहाँ तो वो आएगा यक्स की घाते 5 आएगा ही। तो ए की घाते एन माइनस आर बराबर यक्स की घाते 5, यक्स की घाते 5। अब देखिए ये एन का मान क्या है, एन का मान क्या है हम जानते हैं 8 है, तो ए की घाते 8 माइनस आर बराबर यक्स की घाते 5, और ए बराबर यक्स है, मतलब यहाँ भी यक्स की घाते 8 माइनस आर होगा, तो यक्स की घाते 8 माइनस आर बराबर यक्स की घाते 5, इसका मतलब 8 माइनस आर बराबर 5। तब आर को हम इधर ले जाते हैं, 5 को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा आर बराबर 8 माइनस 5 बराबर 3, मतलब आर बराबर 3 हमारे पास निकल के आ गया। अब तो हमारे पास आर का मान निकल कर आ ही गया। अब देखते हैं हम आर रख कर क्या होता है, हमें गुणांक तो बताना ही है, हमें आर का मान तो हमने निकाल दिया। अब रखते हैं, देखते हैं रख कर, तो टी आर का मान 3 रखा, तो टी 3 प्लस 1 बराबर 8, एन का मान 8, 8 सी, आर का मान 3 प्लस ए की घाते 8 माइनस 3 बी की घाते 3, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर T4 हो गया, चौथा पद है, इसका मतलब हमें ज्ञात हो गया, चौथा पद है वो जो जिसका गुणांक ज्ञात करना है। और 8C3 को हम कैसे सॉल्व किए, देखिए 8C3 को सॉल्व करने का जो पहले ही सबसे पहले द्विपद प्रमेय के वीडियो में मैं आपको ये चीज़ जरूर बता चुका हूँ, कुछ और फार्मूले भी आपको बताया हूँ शॉर्ट कर। पहले एन सी आर का फार्मूला हम जानते हैं, फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर कोष्ट में फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये हम जानते ही हैं। अब देखिए एन सी आर बराबर एन का मान यहाँ पर 8 है तो 8 का फैक्टोरियल बटा में ये 3 का फैक्टोरियल, 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये तो समझ में आ गया। अब देखिए फैक्टोरियल 8 मतलब 1 से लेकर जितने तक का फैक्टोरियल रहता है उतने तक का हम गुणा कर देते हैं, तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे ऐसे ही 8 तक गुणा। उसके बाद नीचे 3 का फैक्टोरियल मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3, और 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल मतलब 5 का फैक्टोरियल, तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, ये हो गया। अब देखिए इस पहले 1 गुणे 2 गुणे 3 से ये 1 गुणे 2 गुणे 3 पूरा कट गया, इस 4 से ये वाला 4 कटा, इस 5 से ये वाला 5 कटा, इस 2 गुणे 3 मतलब 6 से, तो ये 6 से ये 6 कट गया, बचा क्या ऊपर 7 गुणे 8, 8 सते 56, तो 8C3 का मान हमारे पास 56 आ गया। इसी तरह आप बिल्कुल आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो 8C3 का हमने मान 56 रख दिया, और ए का मान है यक्स, तो यक्स की घाते 5 हमने रख दिया, यक्स की घाते 5 रख दिया, क्योंकि 8 माइनस 3 बराबर 5 होगा, ए का मान है यक्स, तो यक्स की घाते 5 हो गया। बी का मान है 3, तो बी का क्यूब है, तो बी का मान है 3, तो 3 का क्यूब हो गया। वैसे ही अब देखिए T4 तो T4 बराबर क्या आएगा, देखिए ये हो गया 56, यक्स की घाते 5 है, 3 की घाते 3 का मान होता है 27। अब गुणांक का मैंने आपको बताया, यक्स की घाते 5 का पूछा, तो यक्स की घाते 5 को छोड़ के ये बाकी, तो इनका गुणा पहले कर लेते हैं, तो T4 बराबर क्या आया 1512 यक्स की घाते 5। अब यक्स की घाते 5 का गुणांक, यक्स की घाते 5 का गुणांक क्या आ गया हमारे पास 1512, क्योंकि उसको छोड़ के बाकी सबको दर्शा देना है, तो बस यही है ही, तो यह गुणांक आ गया 1512। पहला प्रश्न हो गया हमारा सॉल्व। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि दिया है a माइनस 2b की घाते 12 में से a की घाते 5 b की घाते 7 का गुणांक ज्ञात कीजिए। ये भी सेम टू सेम पहले जैसे हम सॉल्व करेंगे पहला प्रश्न। अब इसको हम इस प्रकार लिख देते हैं अपनी आसानी के लिए, कोष्ठ में a प्लस कोष्ठ में 2b का होल घाते 12, कोई फर्क नहीं पड़ा, इस प्रकार हमने लिख दी। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पहले हम जनरल टर्म का फार्मूला लिख देते हैं, टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर गुणे एक्स की घाते एन माइनस आर और वाई की घाते आर। आप कहेंगे कि पहले ए की घाते एन माइनस आर बी की घाते आर लेते थे, तो अब क्यों एक्स की घाते एन माइनस आर वाई की घाते आर लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमें प्रयोग कर दिया है
ए और बी का क्वेश्चन में ही सवाल में ही प्रयोग हो गया है ए और बी का, तो हमने अपना बदल दिया। हमें क्या प्रॉब्लम है, हम तो अपना बदल ही सकते हैं। हमें बस कंसेप्ट क्लियर है, फार्मूला हमें याद है। तो यक्स की जगह ए लिख दिए, वाई ए की जगह यक्स लिख दिए, बी की जगह वाई लिख दिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई बात नहीं। अब इसलिए देखिए यन का मान 12 है, यक्स का मान ए है और वाई का मान -2 भी है पूरा ये। अब वाई का मान -2 भी, अब देखिए ये यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है। अब ए की घाते 5 और बी की घाते 7, मतलब यहाँ पर ए की यक्स का मान ए है और वाई में बी आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर ए की घाते 5 और बी की घाते 7 आएगा। यहाँ पर ए की घाते 5 आएगा, यहाँ पर बी की घाते 7 तो आएगा ही निश्चित। तो ऐसा पद होना ही चाहिए, तभी ना हम बताएंगे कि उसका गुणांक क्या है। ऐसा पद ही होना चाहिए। तो हम यहाँ पर उस पद में यहाँ पर ए की घाते 5 आएगा, यहाँ पर बी की घाते 7 आएगा। ये तो हम जान ही जाए, क्योंकि वही पद हमें पूछा है। तो यहाँ पर ए की घाते 5 आएगा और यहाँ पर बी की घाते 7 आएगा। तो आप किसी एक को लेकर हल कीजिए, जैसे हम इसी को लेकर हल करते हैं, ए की घाते 5 आएगा यहाँ पर, तो ये पक्का बी की घाते 7 हमारे पास मिल ही जाएगा, निश्चित, गारंटी। अगर आप बी की घाते 7 को लेकर हल करते हैं तो आपको ए की घाते 5 गारंटी से मिल जाएगा। अगर आप ए की घाते 5 को लेकर हल करते हैं तो बी की घाते 7 गारंटी से मिल जाएगा। देखिए अगर हम यक्स की घाते n - r बराबर ए की घाते 5 होगा, ये तो मालूम ही है। अब n का मान 12 है तो यक्स की घाते 12 - r बराबर ए की घाते 5। यक्स का मान ए है तो ए बराबर क्या है, ए की घाते 12 - r बराबर ए की घाते 5, तो 12 - r बराबर 5, तो r बराबर आ गया हमारे पास 7। तो देखिए बी वाई का मान बी है तो बी की घाते -2 भी है, तो -2 को भी हम कर सकते हैं, लेकिन बी की घाते 7 तो आएगा ना, किसी भी तरफ बी की घाते 7 तो आएगा ना। आर का मान 7 है, तो मिल गया कि नहीं, एकदम मिल गया। तो अब हमें आर का मान भी मालूम हो गया 7। अब हमें आर का मान यहाँ पर मालूम हो गया 7। अब देखिए क्या कह रहे हैं, क्या करना है। आर का मान मालूम हो गया 7। अब हम आर के मान को 7 रख देते हैं, तो टी 7 + 1 बराबर n का मान 12 है, तो 12 × 7, ए की घाते 12 - 7। वाई का मान -2 भी है, तो -2 बी की घाते 7 ये हो गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या करें, अब इसको सॉल्व करें तो ये T8 आ गया, मतलब हम जान गए 8वां पद है वो। T8 बराबर ये, इसको सॉल्व किया, ऊपर हमने बता दिया भी एक एग्जाम्पल लेके, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आएगा 792। ये हो गया ए की घाते 5, ये -2 का हमने 7 का घात किया, तो -128 बी की घाते 7 ये आ गया। अब इस -128 का इसमें गुणा करा देते हैं, क्योंकि गुणा तो कराना है, सब गुणा ही है। तो इसमें गुणा कराए तो ये -10 × 13 = 76, ए की घाते 5 बी की घाते 7, ए की घाते 5 बी की घाते 7 हमें मिल गया। अब इसी का हमें गुणांक पूछा है, तो ए की घाते 7 और ए की घाते 5 और बी की घाते 7 का गुणांक हो जाएगा ये 1,01,376, माइनस में 1,01,376। ये हो गया हमारा गुणांक, जो हमें क्वेश्चन में पूछा है उसका गुणांक हो गया ये। अब देखिए अब हमारे क्या कह रहा है, अब हमें क्या कह रहा है, अब दूसरा प्रश्न तो हमारा हो गया सॉल्व। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, तीसरा पद कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित के प्रसार में व्यापक पद लिखिए। अब हमें व्यापक पद लिख देना है, ऐसा नहीं है कि हमें अब आर का मान निकालना है तो उसका पद ज्ञात करना है, चौथा पद है ये बताना है, उसका गुणांक बताइए, ये सब नहीं, बस व्यापक पद लिख दीजिए। जिसे हमें दिया है x² - y, उसका भी क्लियर होगा, x² - y, y की घात होल ज्ञाते 6 दिया है, बराबर में कोष्ठ में x² प्लस कोष्ठ में y की घाते होल ज्ञाते 6, ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर व्यापक पद का फार्मूला TR+1 बराबर NCR a की पावर n - r b की पावर r, ये होता है, हम जानते हैं व्यापक पद का फार्मूला। अब देखिए हमें जो मालूम है, कहा है ना कि निम्नलिखितों में व्यापक पद लिखिए। ये देखिए ये निम्नलिखित प्रसार में व्यापक पद लिखिए, मतलब हमें क्वेश्चन में जो मान मालूम हो रहा है, मतलब देखिए इस फार्मूले में रखने के लिए हमें जो मान इसमें से मालूम हो जा रहा है, जिसका मान मालूम हो जा रहा है उसको बस रख देना है, और जो बनेगा वही व्यापक पद हो जाएगा इस प्रसार का। अब देखिए इसमें हमें n का मान 6 मालूम हो रहा है, a का मान x² मालूम हो रहा है, b का मान y मालूम हो रहा है, इतना तो हमें क्लियर मालूम हो रहा है। अब इतना ही मालूम हो रहा है तो इसको हम रख देंगे, इसको सिंपल हम बस रख देंगे। r का तो मालूम नहीं हो रहा है,
कोई पद दिया रहता चौथा, इसका गुणांक दिया रहता था, कुछ मालूम भी होता आर का। अब हम रख देते हैं केवल, अब रखेंगे तो क्या होगा, अब रखते हैं मान को हमें रखा एन का मान, ये आर का मान मालूम नहीं होता, टी आर प्लस 1 वैसे ही हो गया। और एन का मान 6 है तो 6 सी आर, और ए का मान एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का होल गया तो 6 माइनस आर हो गया, एन का मान 6 है तो, और ये हो बी का मान माइनस वाई है तो माइनस वाई की घाते आर हो गया। जितना हमें मालूम था उतना रख दिया, और क्या रख सकते हैं। तो ये टी आर प्लस 1 बराबर 6 सी आर, यक्स की घाते इसको घात गुणा हो जाता है तो ये हो गया यक्स की घाते 12 माइनस 2 आर, और ये -1 गुणे वाई भी इसको लिख सकते हैं, -1 गुणे वाई की होल की घाते आर हो गया। वैसे ही अब टी आर प्लस 1 बराबर 6 सी आर, यक्स की घाते 12 माइनस 2 आर, और इसको अलग अलग कर दिया हमने तो -1 की घाते आर, और ये हो गया वाई की घाते आर। अब इस -1 की घाते आर को हमने पहले कर दिया तो क्या आया, टी आर प्लस 1 बराबर -1 की घाते आर 6 सी आर, यक्स की घाते 12 माइनस 2 आर, वाई की घाते आर। ये हम जितना सॉल्व कर सकते थे सॉल्व कर दिया। यही हो गया इस सवाल का व्यापक पद, ये जो हमें दिया है इसका व्यापक पद ये हो गया, इसका व्यापक पद हमने ये निकाल दिया। तो तीसरा सवाल भी हो गया हमारा सॉल्व। अब चलते हैं चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल क्या कह रहा है हमारा, देखिए पहले चौथा सवाल हमें कह रहा है यक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स की होल घाते 12 है, और दिया है यक्स माइनस जीरो, यक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसका हमें व्यापक पद निकालना है, मतलब जनरल टर्म निकालना है। जैसा हमने तीसरा सवाल किया वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, अब यहाँ पर दिया है यक्स इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों दिया है, अब हम 0 ही रख कर पहले देखते हैं। अब दिया है कि यक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यक्स 0 मत रखिए, मतलब यक्स 0 मत रखिए, तो अब हम यक्स 0 ही रख के देखते हैं क्या क्यों नहीं दिया है वो। तो यक्स यहाँ 0 रखे तो ये 0 का स्क्वायर हो गया, तो 0 ही आ गया यहाँ पर, माइनस वाई गुणे एक्स का मान 0, मतलब ये भी 0 हो गया, तो 0 माइनस 0, 0 की घाते 12 तो 0, पूरा सवाल ही 0 हो गया, पूरा सवाल ही हमारा 0 हो गया। तो इसका कौन सा व्यापक पद, क्या कुछ निकालेंगे सब 0 ही हो जाएगा। इसीलिए हमें कहा है कि 0 नहीं रखना है, इसीलिए हमें कहा है कि 0 नहीं रखना है। अब आप करिए, अब आप करिए, अब तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो 0 हम कर दे रहे थे, 0 रख के करते 0 सब। अब आप करिए, अब हम करते हैं इसका व्यापक पद। पहले हमने व्यापक पद का फार्मूला लिख दिया, टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर। एन का मान यहाँ पर है 12, ए का मान है एक्स स्क्वायर, बी का मान है माइनस वाई एक्स, हो गया। अब इतना ये हमें मालूम है, यही रख देना है बस, सिंपल। ये हो गया टी आर प्लस 1 बराबर 12 सी आर, एक्स ए का मान एक्स स्क्वायर का होल घाते 12 माइनस आर, ये हो गया माइनस वाई एक्स के होल घाते आर, ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ टी आर प्लस 1 बराबर 12 सी आर, यक्स की घाते 24 माइनस 2 आर, घात की घात गुणा हो गया 24 माइनस 2 आर, ये -1 को हमने अलग कर दिया तो -1 की घाते आर, ये हो गया वाई घाते आर, यक्स की घाते आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, टी आर प्लस 1 है, इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, बराबर 12 सी आर है, इसका भी कुछ नहीं कर सकते। और ये हो गया यहाँ पर देखिए यक्स की घाते आर है, और यहाँ पर यक्स की घाते 24 माइनस 2 आर है, तो आधार समान है तो घात जुड़ेगा, मतलब घात जुड़ के क्या होगा 24 माइनस 2 आर, ये जुड़ेगा तो प्लस आर हो जाएगा, तो यहाँ -2 आर है प्लस आर हुआ तो माइनस आर बच जाएगा, तो यह घाते 24 माइनस आर बचा, ये -1 की घाते आर, और ये वाई की घाते आर वैसे ही। अब फिर पहले प्रश्न में जैसे हमने -1 को आगे कर दिया वैसे ही इसमें भी -1 को आगे कर देते हैं, तो क्या आया, टी आर प्लस 1 बराबर -1 की घाते आर, 12 सी आर, यक्स की घाते 24 माइनस आर, वाई की घाते आर। ये हो गया उस जो हमें दिया है उसका व्यापक पद, ये हमने निकाल दिया। तो चौथा प्रश्न भी हो गया हमारा सॉल्व। अब चलते हैं पाँचवें प्रश्न पे। पाँचवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए अब बदल दिया पैटर्न। अब इसमें कह रहा है कि यक्स माइनस 2y की घाते 12 के प्रसार में चौथा पद ज्ञात कीजिए, मतलब यक्स माइनस 2y की घाते 12 का प्रसार दिया है, इसमें हमें चौथा पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हमें ये चीज़ दिया है और कह रहा है चौथा पद ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए, चौथा पद, इससे आपके दिमाग में एक बात आई कि इससे तो हम आर का मान जान सकते हैं, चौथा पद है तो आर का मान एक कम होगा, जितना पद निकालना रहता है उससे एक कम आर का मान रखते हैं तो वो वाला पद आ जाता है, तो चौथा पद है तो आर का मान 3 होगा, तो आर का मान 3 है। एन बराबर 12 दिया, ये ए बराबर यक्स है, बी बराबर -2y है,
अब हम सीधा सीधा रख देते हैं, तुरंत निकलेगा। देखिए चौथा पद कैसे निकलता है, टी आर प्लस वन बराबर एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, ये होता है फार्मूला। अब इसमें हम रखते हैं आर का मान 3, एन का मान 12, ए का मान एक्स, बी का मान -2y। आर का मान 3 रखा तो ये हो गया T3 + 1 तो T4, मतलब चौथा पद तो आ गया। देखिए चौथा पद आ गया ना। अब इसी के बराबर में जो आएगा वो चौथा पद हो जाएगा, तो ये हो गया T4 बराबर 12C3, क्योंकि एन का मान 12, आर का मान 3, 12C3 ए की घाते 12 - 3 बी की घाते 3, ये हो गया। अब ये T4 बराबर इसको साल क्या आया 220 गुणे ए का मान यक्स है तो यक्स की घाते 9 हो गया, और ये बी का मान -2y है तो -2y की होल घाते 3 हो गया। इतना तो हो गया। अब देखिए ये T4 बराबर क्या आया, ये 220 गुणे यक्स की घाते 9 आ गया। अब इस -2 और y को अलग अलग गुणे में कर सकते हैं, तो ये -2 का क्यूब हो जाएगा तो -60 आ जाएगा, और गुणे ये -y का क्यूब हो जाएगा तो y का क्यूब हो गया ये। अब देखिए -60 और 220 का गुणा करा दिया हमने, तो क्या आया T4 बराबर -1760 यक्स की घाते 9 y की घाते 3। चौथा पद तो हमारा निकल गया, चौथा पद हमारा निकल गया। देखिए T4 बराबर -1760 यक्स की घाते 9 y क्यूब निकल गया हमारा एकदम आसानी से। अब देखिए अब ये छठा प्रश्न क्या कर रहा है, पांचवा प्रश्न तो हो गया हमारा सॉल्व। अब छठा प्रश्न क्या कर रहा है, ये जो दिया है 9x - 1/3 कड़ी में यक्स की घाते 18 दिया है, इसके प्रसार में हमें 13वां पद ज्ञात करना है। इसका जब प्रसार करेंगे तो जो 13वां पद होगा उसे ज्ञात करना है। अब देखिए अगर हमें ये द्विपद प्रमेय के फार्मूले से करना होता तो हम कितना 13 तक प्रसार करते, कितना ज़्यादा टफ हो जाता। हमारे पास तो अब जनरल टर्म है, अब कुछ भी पूछिए, आप 50 पूछिए, 100 पूछिए, 150 पूछिए, कुछ भी पूछिए हम निकालेंगे कट से। अब देखिए यहाँ पर कहा है 13वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब 13वां पद आर का मान 1 कम 12, तो आर का मान हो गया हमारे पास 12, एन का मान है 18, ए का मान है 9x, बी का मान है -1/3x, कड़ी में 3x। अब हमें केवल रखना है जनरेटर के फार्मूले में और हमारा निकलेगा 13वां पद एकदम तुरंत निकलेगा। देखिए कैसे, टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर होता ही है। अब देखिए T12, आर का मान 12 + 1 तो 13वां पद तो हो गया। T13 ये हो गया एन सी आर मतलब 18C12, ए की घाते 18 - 12 बी की घाते 12 हमने मान रखा एन और आर का। अब ये देखिए T13 बराबर इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 18,564। ये ए का मान है 9x तो 9x की घाते 6 हो गया। अब गुणे में बी का मान है -1/3 कड़ी में यक्स का होल की घाते 12 हो गया, ये ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, T13 बराबर 18,564 तो है ही। अभी जो 9 है इसको हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हमने 3 स्क्वायर लिख दिया, और ये यक्स वैसे ही हमने 3 स्क्वायर लिख दिया और यक्स वैसे ही, तो 3 स्क्वायर यक्स का होल की घाते 6 हो गया, ठीक है। इतना तो हम जान गए। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, -1 वैसे ही बटा में है तो 3 और यक्स की घाते किसी भी कर्णी हो तो उसको हटा के उसकी घाते 1/2 लिख सकते हैं। तो कर्णी में यक्स है तो उसको हटा के हमने यक्स की घाते 1/2 लिख दिया, कोई फर्क नहीं। अब पूरे की घाते 12 है ही। अब घात का अंदर गुणा कर देते हैं, देखिए क्या होगा, T13 बराबर ये 18,564 वैसे ही, गुणे में ये हो जाएगा, घात का घात है तो 6 दूना का 12, 3 की घाते 12, और ये हो जाएगा यक्स की घाते 6, 3 की घाते 12 यक्स की घाते 6 गुणे ये -1 की घाते 12 आएगा इस पर भी, तो -1 है मतलब ऋणात्मक है और घात है सम, 12 सम है, तो जब ऋणात्मक रहता है और घात सम रहता है तो धनात्मक आता है। धनात्मक में 1 आ गया, बटा में क्या आया, ये 3 की घाते 12 वैसे ही आ गया, और यक्स की घाते 1/2 है और पूरे घाते 12 है, तो 1/2 गुणे 12 हो गया, आया यक्स की घाते 6। यहाँ भी 3 की घाते 12 यक्स की घाते 6 गुणे 1/3 की घाते 12 यक्स की घाते 6। अब इससे ये साफ कट गया, इससे ये साफ कट गया। अब उत्तर हमारा क्या आ गया, 18,564 गुणे 1, तो उत्तर हमारा आ गया T13 बराबर 18,564। ये हमारा 13वां पद निकल गया। अब हमसे 13वां पद पूछा था, ये 13वां पद निकल गया। कितना शॉर्ट फॉर्म में कितने अच्छे से ये 13वां पद भी हमने निकाल दिया, 13वां पद भी हमने निकाल दिया। छठवां प्रश्न भी हो गया हमारा सॉल्व, छठवां प्रश्न भी हो गया हमारा सॉल्व। अब देखिए आज की वीडियो में हम बस इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में सॉल्व करवाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको कर दे, जरूर से कर दे एक लाइक और कर दे अपने दोस्तों के साथ शेयर।
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और दबा लीजिए उसके बगल के बेल आइकन को, जिससे आपके सारे नोटिफिकेशन मेरे वीडियोस की आपको तक पहुंचती रहे। अब दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।